वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस क्लास में हम एक बेहद जरूरी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है शॉर्टकट फॉर जेआरएफ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो जेआरएफ के लिए शॉर्टकट हो सकती हैं। सो देखिए, इस क्लास में कुछ भी मैं जो बताने वाली हूं उसके लिए एक डिस्क्लेमर दे देती हूं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी जो ये साबित करता हो कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप शॉर्टकट ले सकते हैं या फिर आप जेआरएफ ले सकते हैं। सो अगर आप इस मोटिव से इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर अभी कुछ दिन पहले ही हमने तैयारी शुरू करी है तो हम भी शॉर्टकट लेकर के जेआरएफ कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। या फिर वाकई आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उस मोटिव से नहीं देखिएगा कि शॉर्टकट हो जाएगा जेआरएफ के लिए यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी, ठीक है। क्योंकि देखिए, शॉर्टकट का मतलब ही क्या है कि आप एक लॉन्ग कट जानते हो, मतलब कहीं पर भी आपको जाना है आप उसके लिए एक लॉन्ग वे जानते हो कि इस तरीके से हमें करना है। लेकिन अब आपने समझा, आपने कई बार लॉन्ग कट लिया है, आप लॉन्ग वे से गए हो जो भी नॉर्मल है, लेकिन अब आप समझ रहे हो कि देखो मैं इस तरीके से जा रहा हूं, यहां कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैं स्किप कर सकता हूं, ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां मैं सुधार कर सकता हूं। धीरे करते करते इस तरीके से धीरे धीरे आप जो है एक शॉर्टकट हो जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए आप फिलहाल यहां पर हो और यहां आपको जेआरएफ करने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना है। आपने बहुत सारी तैयारी की है, हर एक तरीके से आपने जेआरएफ को प्राप्त करने के लिए सारा काम किया है, लेकिन आप इस तैयारी के दौरान कुछ ऐसा सीख रहे हो जो आपके इस वे को थोड़ा थोड़ा कट कर सकता है, थोड़ा थोड़ा कट कर सकता है। अभी भी आप हैं और अभी भी जेआरएफ है, लेकिन आप पाओगे कि अब आपके जो एफर्ट्स हैं या फिर जो एफर्ट्स आपने किए हैं उनकी वजह से आप फॉर श्योर हो पा रहे हैं कि आपका जेआरएफ होगा। ऐसा नहीं है कि यहां अब शॉर्टकट लेने से आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे या फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। पढ़ना भी है, एफर्ट्स भी करने हैं, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो, जो आप एफर्ट्स मार रहे हो, उससे ये फॉर श्योर हो जाएगा कि आपको जेआरएफ मिलेगा ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा पढ़ रहे होते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं जो भी हमें जिसने कहा है, लेकिन फिर भी हमारा जेआरएफ नहीं हो पाता या फिर हमें श्योरिटी नहीं होती कि जेआरएफ हो जाएगा। तो आपको इस क्लास में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूं जो बेसिकली आपके एफर्ट्स को और आपकी मेहनत को, जो भी आप कर रहे हो अपने जेआरएफ को लेने के लिए, वो तो आपको करते ही रहना है, लेकिन वो करते करते आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप श्योर हो जाएंगे कि जेआरएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये इस क्लास का मोटिव है। तो शॉर्टकट फॉर जेआरएफ के लिए आपको दो काम करने हैं और अलग तरीके से करने हैं। डू एंड थिंक स्मार्टली। आपको काम करना भी है, सोचना भी है, लेकिन एक यूनिक वे में सोचना है, एक डिफरेंट तरीके से सोचना है। काम तो करना है, सोचना भी है, लेकिन एक अलग तरीके से जो ये श्योर करे कि आपका जेआरएफ होगा ही होगा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं बात। तो देखो, शॉर्टकट फॉर जेआरएफ के लिए आपको डू एंड थिंक स्मार्टली, इसके दो तरीके आपके पास हो सकते हैं, बिफोर द एग्जाम एंड ड्यूरिंग द एग्जाम। आपके पास ये दो ही टाइम होता है बस, एक एग्जाम से पहले यानी आज से लेकर के आपके एग्जाम तक, और दूसरा टाइम जो है आपके पास वो है एग्जाम के दौरान। आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आप क्या इतना बेनिफिशियल कर सकते हो या क्या कर सकते हो जिससे आपका जेआरएफ फॉर श्योर हो जाए, या फिर अभी जो टाइम चल रहा है आपके एग्जाम तक, आज से लेकर के या इस क्लास के सुनने के बाद से लेकर के आपके एग्जाम तक, वो आपके पास समय है, उसमें आप क्या एक अलग तरीके से सोच सकते हो और कर सकते हो अपने जेआरएफ को पक्का करने के लिए। तो यहां दोनों बातें मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल आपको किस तरीके से करना है और एग्जाम के टाइम आपको क्या और कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर एग्जाम। एग्जाम यानी कि आज से लेकर एग्जाम तक क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात, रिवीजन रिकॉलिंग करनी है आज से, अभी से ही। आप कुछ भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहो। अगर आपने अभी तक रिवीजन रिकॉलिंग शुरू नहीं किया है तो ये आपके लिए एक बेहद नेगेटिव पॉइंट हो सकता है जो आपको जेआरएफ से दूर लेके जा सकता है। आपने बहुत पढ़ लिया है, लेकिन जब आपने रिवाइज नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, तो क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन देखकर ये तो समझ जाओगे कि हाँ मैंने टॉपिक पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको सारी चीजें याद नहीं आ रही हैं। तो रिवीजन रिकॉलिंग बेहद बेहद जरूरी है और अभी से ही, आज से ही आपको अपना रिवीजन रिकॉल शुरू करना है। दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि जो आपने पढ़ लिया है, जो रिवाइज कर लिया है, क्या आप इस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पा रहे हो, क्या इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। जब तक पीवाईक्यूज नहीं करोगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बस इसी भ्रम में रहोगे कि ठीक है मैंने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, रिकॉल कर लिया है, आ गया है, नहीं आया है। जब तक पीवाईक्यूज नहीं करोगे नहीं समझ पाओगे कि आपको कितना आया है और कितना और करना है। तो ये दो काम आपको अभी से शुरू कर देने हैं और आपके एग्जाम तक करने हैं, रिवीजन, रिकॉल और प्रैक्टिस। रिवीजन, रिकॉल, प्रैक्टिस। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो पढ़ते रहो,
लेकिन अपने रूटीन में, अपने टू डू लिस्ट में रिवीजन रिकॉल जरूर ऐड कर लीजिए। यूनिट वाइज आप शुरू कर सकते हो। तो ये दो बात है, रिवीजन रिकॉलिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप इतना कीजिए कि आपके पास, देखो अभी एक तरीके से 1 महीना आपके पास बचा है, इस तरीके से रिवीजन करो कि आप 2 से 3 से 4 बार अपने सारे सिलेबस को रिवाइज कर दो। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल हार्ड नहीं है, मैंने भी किया है। एग्जाम से 1 महीने पहले का टारगेट मैं लेके चली थी और मैंने मेरा पूरा सिलेबस 5 बार रिवाइज कर दिया था मेरे एग्जाम से पहले, सारा जितना भी मैंने पढ़ा था। तो आप भी कर सकते हो। यहां पर देखो, फर्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे अपने सिलेबस को, सपोज करो आप यूनिट वाइज लेकर के चल रहे हो, आपको पूरा रिवाइज करना है जितना भी आपने उस यूनिट में पढ़ा है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो। जो भी आपने पढ़ा है वो सारा आपको रिवाइज रिकॉल करना है। जब आप सेकंड टाइम उस पर रिवीजन पर आ रहे हैं, उस दौरान आप एक लिस्ट बनाओगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यूनिट वाइज। जैसे एग्जांपल, यूनिट नंबर 1 है बायोकेमिस्ट्री, आपने पढ़ी है, एक बार आपने पूरा रिवाइज भी कर लिया है, आप सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हो, तो आप यहां इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाओगे। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। तो ये 4 टॉपिक आपने ऐसे लिख लिए हैं, और भी हो सकते हैं, मैंने इसकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है, आप देख लेना। यहां मैं एग्जाम्पल बता रही हूं। फिर यहां आप एक रिविजन का बॉक्स रखो, एक प्रैक्टिस का बॉक्स रखो। ये मेक श्योर करो कि क्या आपने ये टॉपिक रिवाइज कर लिए हैं, क्या आपने इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। बाकी चाहे रह भी जाए, लेकिन ये टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए बिना रिवीजन, बिना रिकॉलिंग, बिना प्रैक्टिस के। जितने भी क्वेश्चन यहां अभी तक आए हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो भी आपने इसमें पढ़ा है वो सारा आपको रिवाइज रिकॉल करना है। जैसे ही यहां दोनों टिक आ जाए, आप इस टॉपिक को एक तरीके से अलग रख सकते हो, ये आपका तैयार हो गया है। ऐसे ही आपको सारे टिक करने हैं और यूनिट वाइज बढ़ते जाना है। जैसे मैंने 1 के लिए बताया है, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 जितना भी आपने पढ़ा है। तो ये काम बिल्कुल आपको अभी स्टार्ट कर देना है यदि आप जेआरएफ अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं या फिर जेआरएफ के लिए शॉर्टकट चाहते हैं। तो ये है शॉर्टकट, ठीक है। तो आपको रिवीजन, रिकॉल, प्रैक्टिस सब करना है। फर्स्ट टाइम में पूरी यूनिट रिवाइज करोगे, सेकंड टाइम जब करने पे आओगे तो आपको ऐसे लिस्ट बना के रखनी है और बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज और प्रैक्टिस करना है। ओके एवरीवन, ठीक है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं रिवीजन के और रिकॉलिंग के। थर्ड एंड सबसे जरूरी पार्ट ए आपको करना ही करना है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि पार्ट ए कर लो, मन कर रहा है तो कर लो, मैं आपको जोर देकर के कह रही हूं पार्ट ए करना ही करना है। जो लेवल आपके एग्जाम का अब है, जो कंपटीशन का लेवल अब बढ़ रहा है, आपको पार्ट ए करना ही पड़ेगा। क्योंकि पार्ट बी और सी सब कर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपसे भी अच्छा कर रहे हैं। आप क्या अलग कर रहे हो, शॉर्टकट ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। आप तो लॉन्ग कट लिए जा रहे हो, शॉर्टकट लेना है, पार्ट ए करो। और कुछ ज्यादा खास बर्डन नहीं लेना है, आपको केवल 10 से 15 मार्क्स श्योर करने हैं अपने पार्ट ए में। और देखो 10 से 15 नंबर लेने के लिए केवल आपको 5 से 7 क्वेश्चन ही तो करने हैं, 5 से 7 क्वेश्चन। अगर आपने पार्ट ए अभी तक किया नहीं है, एक बार भी नहीं छुआ है, देखा भी नहीं है, तो भी आप इतने मार्क्स तो श्योर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी आपके पेपर के लिए 30 डेज बाकी हैं और 6 क्वेश्चन यदि आप दिन में कर रहे हो, 6 से 7 क्वेश्चन यदि आप पीवाईक्यूज रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी आप 180 क्वेश्चन अपने एग्जाम तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो ये 6 से 7 क्वेश्चन आप रोज प्रैक्टिस करो अपने एग्जाम तक, 10 से 15 नंबर आप फॉर श्योर ले जाओगे। और सपोज करो आपके 10 से 15 नंबर पार्ट बी और सी से अलग मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं जेआरएफ आएगा, मुझे बताओ, बिल्कुल आएगा। तो पार्ट ए तो करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं रखो बिल्कुल भी, क्योंकि जैसा आप अपना माइंड सेट करोगे ऐसे ही आप काम करोगे। जब आप एक बार अपने दिमाग से कह दोगे पार्ट ए करना है, तो टाइम भी निकलेगा, आपका मन भी करेगा, आपके क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। लेकिन आप डर करके बैठ जाओगे, पार्ट ए नहीं कर सकते, अब तो टाइम ही नहीं बचा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकूंगी, तो ये सब आपका माइंड भी आपको फिर ऐसे ही कुछ दिखाना शुरू कर देगा कि हाँ तुम नहीं कर पाओगे, गलत हो गया, सही हो गया, जो भी। लेकिन एक बार तुमने सोच लिया बिल्कुल पार्ट ए करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे पार्ट बी और सी है, ऐसे ही पार्ट ए को भी कर लो, तो आपका दिमाग फिर आपको रास्ते दिखाना शुरू कर देगा कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करो, इस तरीके से करो। तो माइंड सेट कर लो, पार्ट ए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। केवल 10 से 15 नंबर की डिमांड कर रही हूं, ज्यादा नहीं, और इतना आप बिल्कुल ले सकते हो, पार्ट ए इतना भी हार्ड नहीं आता, ठीक है। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको जरूर रोज करने हैं। और इनकेस आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरी डुएबल क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यही यूट्यूब पर चल रही है। सुबह रोज 9 बजे लाइव क्लास होती है, 45 मिनट की ये क्लास होती है। तो आप रोज अगर 45 मिनट खुद से दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा लगता है कि खुद से क्वेश्चन नहीं सोल्व होते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, तो आप मेरी इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। रोज 45 मिनट मेरे साथ आप पढ़ सकते हो पार्ट ए, जिसमें अगेन हम 6 से 7 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये 6 से 7 वो क्वेश्चन है, वो इस प्रोस्पेक्टिव से मैं क्वेश्चन करा रही हूं, आपके ही प्रोस्पेक्टिव से, कि आप ये क्वेश्चन कर सको, इतने हार्ड नहीं है। जो भी आपके एग्जाम में से जो इजी क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको करा रही हूं। तो आप खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। खुद से नहीं कर पा रहे हो तो केवल इस सीरीज को ज्वाइन कर लो मेरे साथ। रोज 6 से 7 क्वेश्चन का टारगेट आपका पूरा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये तो सारी बातें हो गई हैं आपकी बिफोर द एग्जाम, यानी एग्जाम से पहले। जेआरएफ को लेने के लिए आप ये काम करोगे ही करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है। रिवीजन, रिकॉलिंग नहीं शुरू की है इनकेस, आज से ही शुरू कर दीजिए, वरना फिर पछताओगे, टाइम नहीं बचेगा। पढ़ तो आप बहुत सारा लोगे, पढ़ तो लोगे बहुत सारा, लेकिन फायदा क्या है यदि आपको वो चीजें याद ही नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो पढ़ रहे हो कुछ, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम अपना रिवीजन रिकॉलिंग का शुरू कर दो, बस ये बात है, ठीक है। अब आ गई है बात ड्यूरिंग द एग्जाम। अब देखो ड्यूरिंग द एग्जाम हमारे पास बस एक ही टारगेट हो सकता है। ड्यूरिंग द एग्जाम हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकते, नया नहीं सीख सकते। ड्यूरिंग द एग्जाम बस हम इतना कर सकते हैं कि अपने पास जो टाइम दिया हुआ है उसको मैनेज कर ले। हम गलती से भी ऐसे क्वेश्चन पर जंप ना कर जाए जो क्वेश्चन हमारा दिमाग खराब कर दे, हमारा मोटिवेशन डाउन कर दे, हमें नेगेटिव कर दे, हमें पैनिक कर दे और बिल्कुल ही सारा मामला ही खराब कर दे। ऐसे क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल जंप नहीं करना है स्टार्टिंग में, तो खासकर तो टाइम मैनेजमेंट में बात ये आती है कि जो आपको टाइम मिला है आप इसे इस तरीके से यूज कर रहे हो कि जितने क्वेश्चन आप करना चाहते हो आपने कर भी लिए हैं और आप बिल्कुल काम रिलैक्स हो, क्योंकि रिलैक्स अगर रहोगे एग्जाम के दौरान तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, और अगर पैनिक रहोगे तो क्वेश्चन आते आते भी गलत कर जाओगे। तो ड्यूरिंग द एग्जाम बस जेआरएफ प्राप्त करने के लिए आपको अपना टाइम मैनेज करना है, और टाइम मैनेज करने के लिए जरूरी है कि आप रिलैक्स कंडीशन में हो, और रिलैक्सिंग के लिए जरूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हो जो आपके टाइम को वेस्ट करेगा, आपको पैनिक करेगा। ऐसे क्वेश्चन कौन से होते हैं? मानो बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है, शुरू में ही आपने वो पकड़ लिया है, अब आपके 3 से 4 मिनट चली गई है, तब आपको आकर के पता लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं होगा। अब 3 से 4 मिनट तो गई खराब। तो पहले ही आपको ऐसे क्वेश्चन चूज करने हैं जिनको सिलेक्ट करने में आसानी हो, जिनको स्किप करने में आसानी हो, जिनको आप तुरंत स्किप कर सके कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, विद इन अ सेकंड आप उसको स्किप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन वाकई बहुत सारे हैं, क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं, चॉइस भी आपके पास बहुत सारी है, लेकिन इस चॉइस में दिक्कत ये है कि सारे क्वेश्चन आपको एटलीस्ट देखने तो पड़ेंगे। तो देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसको देखने में स्किप करने में आसानी हो, ठीक है। तो टाइम कैसे मैनेज करोगे, चलो फटाफट में बता देती हूं। सबसे पहले आपको पार्ट सी अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले पार्ट सी। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्ट सी हमें बहुत सारी चीजें एडवांटेज की देता है। सबसे पहले तो यहां पर आपके पास सबसे ज्यादा नंबर आपको इसी सेक्शन से मिलते हैं, साथ में आपको चॉइस सबसे ज्यादा यहीं पर मिल रही है। 75 में से केवल 25 क्वेश्चन करने हैं। ये इतना पॉजिटिव पॉइंट है, इतना पॉजिटिव पॉइंट है कि बस मजे ही आ जाते हैं कि 75 में से केवल 25। लेकिन जितनी ये पॉइंट मजेदार है इतना ही ये हेक्टिक भी हो जाएगा। सपोज करो कि आपके पास 75 क्वेश्चन है, केवल 25 करने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग के आप 25 करोगे, आप सारे क्वेश्चन देखोगे तब उसमें से सिलेक्ट करोगे कोई 25। तो अगर आप एक एक मिनट भी हर क्वेश्चन पर दे रहे हो तो 75 मिनट तो आपकी केवल क्वेश्चन देखने में चली जाएगी। तो इस पॉइंट को बहुत ही समझदारी से हैंडल करना है, अदरवाइज ये एडवांटेज वाला पॉइंट आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पार्ट सी को अटेम्प्ट करोगे, इसमें आप 90 से 100 मिनट अपने इस पार्ट को दोगे, यानी 1.5 घंटा जो है आपके स्टार्टिंग का 1.5 घंटा वो आपको पार्ट सी को देना है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, सोल्व करने में टाइम भी लगता है, और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो सही करोगे तो मजा आ जाएगा और गलत करोगे तो इतना ही बुरा भी होगा, क्योंकि एक नंबर आपका नेगेटिव में जाएगा। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, बट बहुत ही नाजुक सा है, जरा सी गलती हुई डुबा सकता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप इस पार्ट को करोगे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो आपके स्किप में बहुत कम टाइम लगाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देंगे, जल्दी आप क्वेश्चन कर लोगे, एक्यूरेसी के साथ करोगे। ये सारे पॉइंट होल्ड करते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये करोगे, देखना भी, सेलेक्ट करना भी आसान है, देखना भी आसान है, स्किप करना भी आसान है, कर रहे हो तो करना भी आसान है। तो सबसे पहले आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चन करोगे, इसके बाद डायग्रामेटिक क्वेश्चन करोगे, इसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन करोगे, और जैसे ही आप ये 4 कैटेगरी कंप्लीट कर लोगे आपके 20 से 25 क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएंगे। इन केस नहीं हो पाए हैं तो आप बाकी 5 क्वेश्चन के लिए, सपोज आप यहां से केवल 20 ही क्वेश्चन कर पाए हो, हालांकि यहां 11 से 12 क्वेश्चन ये आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन ये आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आपके ये आते हैं, और मेरे हिसाब से 15 से 20 क्वेश्चन आपके ये आते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन में से मैं मान के चल रही हूं 20 तो आप कर ही लोगे, अगर आपने ठीक ठाक सिलेबस अपना पढ़ा है और यूनिट्स आपने रिवाइज की हैं। फिर भी अगर 5 क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप रिस्क ले सकते हो किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर जिनको आपको लगता है कि सोल्व करने में टाइम लगेगा, तब आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो 90 से 100 मिनट आपको देनी है पार्ट ए के लिए, और बहुत ही ध्यान से पार्ट सी आपको सेलेक्ट करना होता है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं और करने होते हैं। तो पहली बात ये हो गई। सेकंड, फिर आप करोगे पार्ट बी को अटेम्प्ट, इसमें आप 50 से 60 मिनट अपने इस पार्ट बी के लिए दे सकते हो। यहां पर ऐसा चॉइस ज्यादा नहीं होती है, तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो और करो, क्योंकि यहां आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 35 करने होते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो बहुत चांस ऐसा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको आता है, आप करोगे, नहीं आता है नहीं करोगे। तो आपको 50 क्वेश्चन आराम से पढ़ने हैं, यहां कोई जल्दबाजी नहीं है। 50 क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे, स्किप करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक बार देखते स्किप करना है, ध्यान से पढ़ो और 35 क्वेश्चन करो। तो आपको यहाँ 1 घंटा देना है, और 1 घंटे में आप लगभग, अगर आपने अच्छे से यूनिट पढ़ी है, रिवाइज किया है, रिकॉल किया है, तो 35 क्वेश्चन आपको यहाँ करने होते हैं। लगभग आप टारगेट लेके चल सकते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन आप यहाँ से कर ले, निकाल ले, ठीक है। ये आपका एक मैक्सिमम नंबर में बता रही हूं, बहुत आइडियल कंडीशन में आप इतने क्वेश्चन बना सकते हैं इतने टाइम में, अगर आपने अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ा है तो, ठीक है। फिर लास्ट में आ गया है आपके पास पार्ट ए। पार्ट ए को आप अपने लास्ट के 30 से 40 मिनट दे सकते हैं, इतना ही टाइम बचता है, और ये भी आप तब देंगे जब आपको पार्ट ए आता है। नहीं आता है तो ये बात नहीं है कि फिर भी आपको देना ही है। वैसे तो मैं कह रही हूं पार्ट ए करो,
करोगे तो इतना टाइम फिर दोगे। इतने टाइम में आपका टारगेट है, इतने टाइम में वैसे आपका टारगेट है कि आप 5 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जो कि पॉसिबल है, आप कर सकते हो। आप और अच्छे हो अगर पार्ट ए में तो आप टारगेट बना सकते हो कि 10 से 15 क्वेश्चन आप कर लो। हालांकि आपको 15 ही करने होते, पर आप अगर बहुत अच्छे हो तो 10 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक ठाक आपने पढ़ा है तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके टारगेट होना चाहिए कि इतने क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने हैं। अब केवल 20 क्वेश्चन आते हैं तो यहां आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप निकाल करके करना शुरू करोगे वो क्वेश्चन होगा आपका लॉजिकल पजल से। वो क्वेश्चन आपका होगा लॉजिकल पजल से। यहां आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में मिल ही जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन है, फटाफट देख सकते हो आगे पीछे करके कि कौन सा क्वेश्चन लॉजिकल पजल से आया है। सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन उठाओगे कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस आपको सोच करके करना होता है। फिर सेकंड नंबर पर आप डीआई के क्वेश्चन उठाओगे, जो कि है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कि ग्राफ आ जाते हैं, डायग्राम आ जाता है, या कोई पाई चार्ट आ जाता है, या फिर टेबल की फॉर्म में डेटा आपको मिलता है। तो वो भी देखने आसान है कि कौन सा डीआई का क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर पर आप डीआई के क्वेश्चन को सोल्व करोगे। फिर थर्ड पर आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है। इन टॉपिक से भी आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो फिर आप यहां से क्वेश्चन उठाओगे। फोर्थ नंबर पर आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी देखना आसान है कि कौन सा नंबर सिस्टम से आया है, और ये भी आसान है कि आप कर सकते हो या नहीं, स्किप करना भी यानी आसान होता है। फिर नंबर सिस्टम पर आप जा सकते हो। और फिफ्थ क्वेश्चन में आप जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है उसके क्वेश्चन आप करोगे। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपको हर बार क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर आपने ये 5 टॉपिक करे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो वहां से 5 से 7 क्वेश्चन करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। तो पार्ट अगर आपने अब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप केवल ये 5 टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। टॉपिक्स पढ़ लो तो ये 5 पढ़ लेना, क्वेश्चन करने हैं, ईयर वाइज करने हैं, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, खुद से भी पेपर उठा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन पार्टी करना ही करना है। ओके एवरीवन, तो मैं उम्मीद करती हूं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, आप समझे होंगे कि मैं क्या बताने इस वीडियो में आई थी और मैंने क्या बताया है। ठीक है, शॉर्टकट यही है, यही शॉर्टकट है कि आपने जो किया है अब तक, ठीक है, अब जो जरूरी है वो करो। अब आपके पास जो 1 महीना बचा है और जो पेपर के 3 घंटे बचे हैं, उनमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है। इससे बेस्ट नहीं हो सकता, इससे अलग कुछ है ही नहीं। रिवीजन, रिकॉलिंग, प्रैक्टिस, यही है बस। और एग्जाम के टाइम में टाइम मैनेजमेंट है, बस ये 2 बातें। अभी फिलहाल रिवीजन, रिकॉलिंग, प्रैक्टिस, एग्जाम के टाइम पर आपका टाइम मैनेजमेंट, बस ये आपने सही से कर लिए, आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये मैं श्योरिटी देती हूं अगर आप डेडिकेशन से पढ़ रहे हो। बाकी मेरी विशेष आपके साथ हमेशा रहेंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपके पास अभी भी टाइम है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।